सोनपुर राज्य के हरिपुर गांव में अर्जुन नाम का एक नाविक अपने 10 वर्षीय पुत्री राधा के साथ रहा करता था। अर्जुन यात्रियों को अपनी नाव से अपने गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम किया करता था। एक दिन अर्जुन सुबह सुबह नदी की ओर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी गौरी ने उसे आवाज दी। कितनी बार कहा है, मेरा जंगल घूमने का बड़ा मन करता है। सुना है हमारे गांव के नदी के दूसरे छोर पर जो जंगल है वो बड़ा ही सुंदर जंगल है। तुम्हारा मन बहुत समय से हो रहा है गौरी, लेकिन समझो क्या है कि वो जंगल थोड़ा सा खतरनाक है। अब देखो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मैं राधा को नहीं ले जाना चाहता। अरे तो कोई बात नहीं, राधा को मत ले चलिए, मुझे ही जंगल के दर्शन करा दीजिए। ओहो, चलो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें जंगल घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ, चलो। गौरी अपनी पुत्री राधा की ओर मुड़ती है। राधा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी माँ। कुछ देर बाद गौरी अपने पति अर्जुन के साथ नाव में बैठी थी और अर्जुन चप्पू चला रहा था। कुछ समय बाद वे दोनों जंगल पहुंच गए। गौरी आंखें फाड़े हुए चारों ओर देखने लगी। ओ माँ, जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ इस जंगल की सुंदरता दूर दूर तक राज्य में प्रसिद्ध है। उसी समय एक यात्री वहाँ आ गया। भैया, क्या मुझे नदी के दूसरे छोर तक छोड़ दोगे? चलो गौरी, अब वापस चलते हैं। ये क्या, मैं तो अभी अभी आई हूँ, इतनी जल्दी मुझे घर ले जाओगे? तुम एक काम करो, तुम इस यात्री को छोड़ाओ, तब तक मैं यहीं पर रुकती हूँ। मैं यहाँ कुछ देर बैठना चाहती हूँ, यहाँ की शांति कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना गौरी, जंगल के आगे मत निकल जाना, ठीक है? अर्जुन यात्री को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस आया तो वहाँ पर गौरी मौजूद नहीं थी। हैं? अरे ये क्या? गौरी तो यही थी, गौरी कहाँ चली गई? अर्जुन जोर जोर से पुकारने लगा। ए गौरी, ए गौरी, गौरी कहाँ हो तुम? अरे गौरी देखो, मैं आ गया। गौरी, ए गौरी। लेकिन अर्जुन की आवाज पलटकर उसी के कानों में लौट आई। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन गौरी नहीं मिली। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन रोता हुआ अपने घर लौट आया। पिताजी, माँ कहाँ पर है? उसने पूरी घटना अपनी पुत्री राधा को बताई। बेटी, मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गौरी का कुछ भी पता नहीं चला। क्या बताऊं कहाँ चली गई? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि अर्जुन नाविक की पत्नी जंगल में खो गई है। हे अर्जुन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुखिया जी, आपने जो कुछ सुना वो बिल्कुल सही सुना है। अरे लेकिन ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अब तक तो ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई। अरे हम गांव वाले बेधड़क जंगल में जाते थे, वहाँ की जड़ी बूटियां तोड़ते थे, वहाँ के जानवर भी मनुष्य पर हमला नहीं करते, तो फिर तुम्हारी पत्नी गौरी लापता कैसे हो सकती है? मुखिया जी, मैंने अपनी गौरी को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? ओहो, चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं कुछ गांव वालों को लेकर जंगल जाता हूं और पता करता हूं कि आखिरकार गौरी के साथ क्या हुआ है। मुखिया कुछ लोगों को लेकर जंगल में गया और शाम को वापस आ गया। ओह, न जाने तुम्हारी पत्नी को जमीन निगल गई या आसमान उठा ले गया। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गौरी का कोई नामो निशान नहीं मिला। यह सुनकर अर्जुन और उसकी पुत्री राधा फूट फूट कर रोने लगे। मुखिया वहाँ से चला गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते
कुछ महीने गुजर गए। अर्जुन बेटा, अब देखो कब तक ऐसे अकेले जिंदगी बिताओगे। अब कहा तो नहीं जा सकता कि गौरी कहाँ है, कब तक आएगी। बेटा देखो, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। क्या मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी गौरी से बहुत प्रेम करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। मैं उसके अलावा किसी दूसरी स्त्री की कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो अर्जुन, तुम्हारी पुत्री राधा केवल 10 वर्ष की है, उसे एक माँ की जरूरत है। अब देखो बेटा, जो होना था सो तो हो गया। अब बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम्हें पता है गौरी कब आएगी, नहीं आएगी? क्या पता है कुछ? इसीलिए कह रहा हूं बेटा, अपने नहीं अपनी बिटिया के बारे में सोचो। राधा के बारे में। कुछ दिन बाद अर्जुन ने गांव की एक अनाथ लड़की कजरी से विवाह कर लिया। समय यूं ही बीतता रहा। राधा अपनी माँ को कभी नहीं भूल पाई और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए और राधा जवान हो गई। एक दिन राधा अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी एक बात कहूँ? हाँ बताओ बेटा राधा, क्या बात है? पिताजी, 10 वर्ष पहले जब माँ खोई थी तब मैं बहुत छोटी थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए अब मैं माँ को ढूंढूंगी। हाँ बेटा राधा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने तुम्हारी माँ गौरी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया? जो भी हो पिताजी, लेकिन मैं आज जंगल जाऊंगी। आज से मैं अपने माँ को ढूंढूंगी। अर्जुन बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा नहीं मानी। राधा सीधे जंगल की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद राधा जंगल में खड़ी थी। वो अपनी माँ को पुकारने लगी, माँ देखो, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मैं आ गई हूँ माँ। माँ मुझे आवाज दो। लेकिन राधा की आवाज पलटकर उसी के पास लौट आ गई। कुछ देर बाद राधा एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक आवाज राधा के कानों में टकराई, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम बहुत बहादुर लगते हो। राधा ने इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा है? तभी वही आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी, अपने सामने देखो। राधा ने सामने देखा तो एक मैना पक्षी उसके सामने बैठी थी। हे भगवान, मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती है? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं जादुई मैना पक्षी हूँ। इस जंगल में बरसों से अकेली रहती हूँ। आज तक मैं किसी के सामने नहीं बोली, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ना जाने क्यों राधा को वो मैना पक्षी बहुत अच्छी लगी। तुमसे दोस्ती करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर अपने माँ को ढूंढने के लिए आई हूँ। अब तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो, तो क्या तुम मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल करूँगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? राधा ने मैना पक्षी को सारी घटना बताई, कैसे उसके माँ जंगल में खो गई थी और कैसे उसके पिता ने सालों तक उसकी तलाश की। सारी घटना सुनने के बाद मैना पक्षी ने राधा से कहा, अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में न केवल मदद करूँगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे माँ से एक दिन जरूर मिलवाऊंगी। क्या सच में? हाँ सच में, लेकिन अब शाम हो चुकी है। तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। कल मुझे दोबारा इसी जगह पर मिलना। राधा ने चारों ओर देखा। सचमुच शाम ढल चुकी थी। तुमसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन राधा फिर उसी जगह पर आ गई। उसने देखा कि मैना पक्षी पहले से ही वहाँ बैठी थी। अरे मेरी दोस्त, तुम तो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही हो। क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त का इंतजार तो करता ही है। तो चलो माँ की तलाश शुरू करते हैं।
तुमने कल मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी माँ को ना सिर्फ ढूंढने में मदद करोगी बल्कि मुझसे मिलवाओगी भी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ पास में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, क्योंकि वो हमेशा तपस्या करते हैं, मनुष्य के सामने आना पसंद नहीं करते। वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ देर बाद मैना पक्षी राधा को एक घने वृक्ष के नीचे ले गई, जहाँ एक साधु महाराज ध्यान में लीन बैठे थे। साधु महाराज, मैं इसे ले आई। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और राधा को गहराई से देखने लगे। तेरी आंखें बता रही हैं बेटा कि तू 10 वर्षों से अपनी माँ की याद में बहुत रोई है, परंतु बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द तेरी माँ तुझे मिलने वाली है बेटा। तो फिर साधु महाराज, जल्दी से मेरी माँ को मुझसे मिलवा दीजिए। पहले तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। बताइए साधु महाराज, मैं अपनी माँ को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर अपने घर जा। तेरे घर पर एक लाल रंग का नींबू कहीं न कहीं रखा होगा। उसे किसी भी तरह से ढूंढकर यहाँ ले आना। और याद रखना, ये सारा कार्य तुझे छुप कर करना होगा। तेरे घर वालों को कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। लाल नींबू? चौंक मत। जब तू वो नींबू लेकर आएगी तो सारा रहस्य अपने आप खुल जाएगा। जा। राधा कुछ देर वहाँ खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अपने घर लौट आई। रात गहरी थी। राधा अपने बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, आखिर साधु महाराज ने ये क्यों कहा कि मेरे घर पर एक लाल नींबू रखा हुआ है। जरूर साधु महाराज की बातों में कोई बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे किसी तरह से पिताजी और माँ की आंखों से छुपकर वो नींबू ढूंढना होगा। आधी रात के समय वो चुपके से उठी और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। उसने हर कमरे, हर अलमारी और हर कोने में देखा, पर नींबू कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद राधा धीरे धीरे पिताजी और सौतेले माँ के कक्ष के पास पहुंची। कमरे में दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। राधा की नजर अलमारी पर रखी हुई एक बहुत पुरानी मटकी पर पड़ी। यह मटकी मैंने बरसों से यही देखी है। जब भी मैं कमरे की सफाई करती थी, पिताजी कहते थे कि इस मटकी को कभी यहाँ से मत हटाना, नहीं तो बड़ा अपशगुन होगा। राधा ने मटकी उठा ली। मटकी पर एक कपड़ा बांधा हुआ था। राधा ने चुपके से कपड़ा खोला और अंदर झांका। अंदर एक लाल नींबू रखा हुआ था। राधा का दिल जोर से धक धक करने लगा। साधु महाराज ने इतने विश्वास के साथ कहा था कि मेरे घर पर एक लाल नींबू होगा। मटकी में नींबू का मिलना इस बात का संकेत है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रहस्य है। राधा ने नींबू लिया और फिर उसी तरह से मटकी को कपड़े में बांधकर रख दिया और चुपचाप घर से निकल ली, ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। सुबह से पहले राधा जंगल की ओर चली गई। वहाँ वो मैना पक्षी उसका इंतजार कर रही थी। पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठी थी और राधा के आते ही उत्साहित हो गई। क्या तुम्हें वो लाल नींबू मिल गया? हाँ, मुझे पिताजी के कक्ष में मिला। आओ, हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए। मैना पक्षी राधा को साधु महाराज के पास दोबारा ले गई। साधु महाराज शांत बैठे थे। राधा ने उन्हें लाल नींबू सौंप दिया। साधु ने नींबू लिया और राधा तथा मैना पक्षी को तालाब के किनारे ले गए। साधु ने धीमे से कुछ मंत्र पढ़े और फिर नींबू को तालाब में फेंक दिया। नींबू के पानी में गिरते ही रंग बिरंगी धुंध उठी और मैना पक्षी अचानक बदलकर गौरी में परिवर्तित हो गई। ये सब देखकर राधा चौंक उठी। साधु महाराज, ये क्या हुआ? मैना पक्षी मेरे माँ में परिवर्तित हो गई। बेटी, मैं बरसों से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि तू एक दिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगी। गौरी ने राधा को गले लगा लिया और फिर उससे बोली, तेरे पिता जो दिखने में इतने सीधे साधे लगते हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं है।
क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। गौरी की बातें एक फ्लैशबैक में बदल गई। वो कहानी जो 10 साल पहले हुई थी। अर्जुन के जाने के बाद गौरी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वातावरण सूनापन और थोड़ी सी ठंडक लिए था। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आ गया। तुम यात्री को इतनी जल्दी छोड़ आए? अरे हाँ गौरी, क्या है कि मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दिखानी थी। एक खंडहर जो जंगल में छिपा हुआ है। अर्जुन गौरी को खंडर की ओर ले जाकर उसके भीतर की गहराई तक ले गया। खंडर प्राचीन और रहस्यमय था। वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक, मैं इसको यहाँ पे ले आया। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, ठीक है, पर पहले मुझे धन चाहिए जैसा तुमने कहा था। अर्जुन ने तुरंत मुद्राओं की पोटली तांत्रिक के सामने रख दी। उसकी आंखों में तड़पपन था। ये क्या हो रहा है अर्जुन? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसा है गौरी कि मैंने अपने माता पिता की मर्जी से तुम्हारे साथ विवाह किया था, पर मुझे तुमसे प्रेम कभी नहीं हुआ। मैंने कई बार सोचा तुम्हें मारने का, फिर सोचा कि अगर तुम्हारी लाश मिल गई तो शक मुझ पर ही जाएगा। तब मुझे ये तांत्रिक मिला और इसने मुझसे कहा कि मैं इसे धन दूंगा तो ये तुम्हें गायब कर देगा। आहा आहा। फिर मैं कजरी से विवाह कर लूंगा, कजरी हो जाएगी मेरी। गौरी, मैं कजरी से और कजरी मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से 10 वर्षों से प्रेम करते थे और अब समय आया है कजरी से मिलने का। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। हवा में अजीब सी गूंज हुई और अगले ही पल गौरी बदलकर एक मैना पक्षी बन गई। तांत्रिक के हाथों में एक लाल नींबू प्रकट हो गया। मैना पक्षी रोने लगी। तांत्रिक वो नींबू अर्जुन को देते हुए बोला, इस लाल नींबू को सुरक्षित रखना और अपने पास से कभी खोना मत। याद रखना, जब तक ये लाल नींबू तेरे पास रहेगा तब तक तेरी पत्नी मैना पक्षी का रूप नहीं छोड़ेगी और वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तांत्रिक ने मैना पक्षी की ओर देखते हुए व्यंग से हंसा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, ले ले बच्चा, क्या आज से तेरा घर ये जंगल ही है? अब तू हमेशा यहीं भटकती रहेगी। मैना पक्षी रोती हुई वहां से उड़ गई। उसके पंख भीग गए थे आंसुओं से। कुछ देर बाद मैना पक्षी की नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वो साधु महाराज के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। साधु ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा की चमक आ गई। ओह, तुम तो मैना पक्षी नहीं हो, तुम तो मनुष्य हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साधु ने आंखें मूंदकर मंत्र पढ़ा। अगले ही पल मैना पक्षी के भीतर बोलने की शक्ति आ गई और वो साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोली, मेरा पति बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने मुझे छल से इस रूप में बांध दिया है। साधु क्रोधित हो गया। ओह, उस तांत्रिक की इतनी हिम्मत! उसने इस सुंदर जंगल को अपने काले जादू की कमाई का जरिया बना लिया है। मैं उसे किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। साधु तुरंत मैना पक्षी को लेकर खंडर के अंदर पहुंचा। तांत्रिक ने साधु को देखा तो वो चौंक गया। बगड़बम बगड़बम, मैं जानता हूँ कि तू किस इरादे से आया है। अभी भी कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। ओ तांत्रिक, ये जंगल सुंदर है। यहाँ लोग जड़ी बूटियां लेने आते हैं, इसकी सुंदरता को देखने आते हैं, और तू यहाँ बैठकर अपनी काली शक्तियों से इस पवित्र भूमि को अपवित्र कर रहा है। तूने एक निर्दोष स्त्री को मैना पक्षी बना दिया। कल को तू और भी भयावह कर्म करेगा। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ओम। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक चीखा और अगले ही पल उसके शरीर में आग लग गई। वो चीखते हुए जलकर राख हो गया। साधु महाराज, क्या
अब मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। उस तांत्रिक ने तुम्हारे पति को लाल नींबू दिया था, उसी में तुम्हारा असली रूप छुपा है। एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी। जब वो आए तो उससे कहना कि वो लाल नींबू यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही वो नींबू पवित्र नदी में डाला जाएगा, काला जादू समाप्त हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में लौट आओगी। ये सब सुनकर राधा पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यही था मेरे पिता का असली रूप। हाँ बेटी, यही था तुम्हारे पिता का असली रूप। तो अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपने पिता को उनके कर्मों का सजा दिलवाऊंगी। और इस नेक कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ देर बाद साधु, राधा और गौरी सोनपुर राज्य के महल में पहुंचे। राधा ने सारी घटना सिंहासन पर बैठे राजा विक्रम को सुनाई। महाराज, इस लड़की का हर एक शब्द सत्य है। उस पापी को सजा मिलनी ही चाहिए। तो चलो, चलो मेरे साथ, चलो। कुछ देर में राजा विक्रम अपने सैनिकों, राधा, साधु और गौरी के साथ राधा के गांव पहुंचा। अर्जुन वहां खड़ा था। जैसे ही उसने गौरी को देखा, वो सन्न रह गया। चकित मत हो अर्जुन, आप तुम्हारा फांडा फूट चुका है। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो कुछ किया अपने प्रेम के लिए किया। मुझे तो उस तांत्रिक का पता भी नहीं पता था। कजरी जो उस समय मेरी प्रेमिका थी, उसी ने मुझे तांत्रिक तक पहुंचाया था। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी क्षण कजरी वहां आ गई। जो भी हो, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने एक बेटी को उसकी माँ से 10 वर्ष तक अलग किया और एक माँ को उसकी संतान से अलग किया। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो ना, तो अब यही तुम्हारी सजा है कि तुम दोनों आजीवन कारावास में एक साथ रहोगे, पर कभी भी बाहर का सूरज नहीं देख पाओगे। यही तुम्हारी सजा है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दोनों को बंदी बना लो। अर्जुन और कजरी को पकड़कर ले जाया गया और उन्हें सदा के लिए कारागार में बंद कर दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए गौरी और राधा से कहा, बेटा राधा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं फिर तपस्या के लिए लौट रहा हूँ। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गया। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आया। अरे, पूरे गांव को विश्वास नहीं हो रहा कि अर्जुन इतना नीच काम कर सकता है। लेकिन पूरे गांव को ये भी खुशी है कि एक बेटी अपनी माँ से दोबारा मिल गई। ये अच्छी बात है। मुखिया वहां से चला गया। राधा ने न केवल अपने माँ को पाया, बल्कि उस सत्य को भी जो बरसों तक अंधेरे में कैद था।